Hello guys, welcome to online class ED. Last day we have discussed about how to calculate electricity bill. Now I am going to present you NCERT solution of electricity of class 10 things that you need during your class 10th study. Important question. I will also tell you some important questions that CBSE repeats those questions. So let's carry on. पहले हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर जाएंगे एक्सरसाइज में. क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हमें कुछ की टर्म्स चाहिए. वी नीड सम की टर्म्स, राइट. तो वो की टर्म्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम समरी देखें तो हमें क्या क्या जानने को मिला. पहले उन फॉर्मूला को लिख लेते हैं. हमें जो फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला यूज्ड क्या क्या, I इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना. V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ में चले गए. V इक्वल टू आई आर, अगेन उसके बाद रेसिस्टिविटी वाला रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए. और उसके बाद हम लोग फिर गए आर पैरेलल, 1 बाई आर पैरेलल. तो इसमें था 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 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 1 बाई आर एन, ठीक है. अगर मैं बात करूं आर सीरीज की तो क्या था, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस 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 आर एन, ठीक है. यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है ना, जिसमें रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं, वो बहुत ही कम आता है रेजिस्टेंस का वैल्यू. सपोज आप एक 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करो 6 ओम के साथ रेजिस्टेंस के साथ, जो कि दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा ना वो 6 ओम से भी कम होगा. मतलब अगर आप 1 लाख ओम और 1 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दो ना, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो 1 ओम से भी कम होगा. मतलब पैरेलल वाला में कम वाले से भी कम आएगा और सीरीज वाले में ज्यादा वाले से भी ज्यादा आएगा. तो जब ज्यादा रेजिस्टेंस की हमें जरूरत होती है तो हम सीरीज में ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, और अगर मिनिमम रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो किस में ऐड कर देते हैं, पैरेलल में, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट सीरीज हो गया. अब आगे हम देखते हैं, जैसे हम आगे बढ़े थे उसके बाद जूल्स लॉ में मिला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. उसके बाद पावर मिला था, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, ठीक है. और इसी में मिला था P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर, ठीक है. ये फॉर्मूला है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो. ये जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है. हाँ, एक चीज और आप कह सकते हो, एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बस आपको करना था पावर इनटू टाइम. सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया. आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. ये इलेक्ट्रिसिटी का पूरा निचोड़ है, इतना से ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है. यहाँ से अगर आर निकालना हो तो आई नीचे चला जाएगा, यहाँ से एल निकालना हो तो ए ऊपर और रो नीचे चला जाएगा, ठीक है. चलिए, ये चीजें तो क्लियर हो गई. मतलब यहाँ से अब चीजें बनना स्टार्ट हो. मैं यहाँ पे आपको पूरा बताऊंगा कि न्यूमेरिकल वो कैसे अप्रोच करे, फुल मार्क्स लेके आए. ज्यादातर क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क्स कट जाता है, लिखना पड़ता है हमें, वर्ड मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सेंटेंस मिस्टेक हो गया. लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल बनाते हो और कैलकुलेशन अगर सही कर लेते हो तो फिर आप पूरा का पूरा नंबर लेके आ सकते हो, और टाइम भी कम लगेगा. क्लियर. तो बस न्यूमेरिकल जो है बस इतना ही पे बेस्ड है, बस ये जान लो आप. हाँ, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा. एक तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएगा. दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनता है. डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, फिर आएगा डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, फिर आएगा डिफाइन 1 वोल्ट, फिर आएगा डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 जूल. मतलब 1 वाला जो है ना, ये आते ही रहता है, ये छोड़ने वाला नहीं है आपका. तो इस सब को कैसे डिफाइन करेंगे. सपोज हमें बोल दिया गया डिफाइन 1 कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब. तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला था आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब चार्ज बाई टाइम. तो हमें क्या बोला, 1 कूलम्ब. क्या बोला पहला क्वेश्चन, देखिए डिफाइन
1 कूलम, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 वाट, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। मतलब ये है क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा बोले ना तो इनका एक ही तरह का डेफिनेशन होता है, चाहे आप 9th में हो या 10th में हो या 11th में या 12th में, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये सबके लिए। तो जब भी ऐसा आता है तो फॉर्मूला पे जाओ, फॉर्मूला के हिसाब से अगर I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है तो हम क्या Q इक्वल टू लिख सकते हैं, T ऊपर जाएगा तो IT। अब बताइए Q 1 कूलम कब होगा, जब I 1 एम्पियर होगा, टाइम 1 सेकेंड होगा, ठीक है। सो हाउ कैन वी डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज, ध्यान से सुनिए, 1 कूलम कैन बी डिफाइंड एज इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड। यानी 1 कूलम अगर 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा, 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा तो जो चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा, यानी 1 into 1। क्या करना है, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड टाइम, 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड टाइम, तो 1 into 1 1 आएगा ना क्यू। इसी तरह से 1 एम्पियर बोल दिया है तो 1 एम्पियर मतलब I, तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर आएगा 1/1, ठीक है। खाली उसका फॉर्मूला भी याद रख लो और बाकी 1/1 करना है, 1 into 1 करना है। 1 वोल्ट, वोल्ट पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, W/Q, ठीक है। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो गया, अगर 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल एनर्जी हमें लगाना पड़ता है, 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अगर 1 जूल एनर्जी हमें लगाना पड़ता है तो क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। यानी कि द रेशियो ऑफ 1 जूल टू 1 कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाते हैं, इफ 1 जूल वर्क डन इज टेकन 1 जूल वर्क डन इन टेकन 1 कूलम ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। यानी कि 1 जूल अगर कार्य करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलेंगे। ये मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज जो था इलेक्ट्रिसिटी का, इन सब का डेफिनेशन मैं दिया हूँ बीच बीच में, जहाँ जो टॉपिक जैसा आ रहा था आप एक बार काइंडली विजिट कर लो। डेफिनेशन में लिख करके बताया हूँ, ऐसा पढ़ाया हूँ कि आपको नोट्स के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पूरा NCERT निचोड़ है, जितनी चीज़ें CBSE का जो सिलेबस है उसके हिसाब से मैं पूरा करवाया हूँ नोट्स के साथ। तो आप कॉपी पेन ले करके बैठो, जब भी वो लेक्चर सीरीज देखो नोट करते जाओ। इंपॉर्टेंट चीज, फायदा 2 चीज़ कि आप पूरे अच्छे तरीके से समझ जाओगे और दूसरा नोट्स भी रेडी हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 ओम के लिए तो R इक्वल टू क्या होता है, V/I ओम्स लॉ से, यानी 1 वोल्ट 1 एम्पियर, ठीक है। रेशियो 1 वोल्ट टू 1 एम्पियर। इसी तरह 1 वाट पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, तो 1 जूल फॉर 1 सेकेंड, और फिर 1 किलोवाट आवर मतलब कि 3.6 × 10⁶ जूल इज नोन एज 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये चीज आता है, आप कर लेना। आते हैं अब NCERT क्वेश्चन पे। ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, कितना तरह क्वेश्चन आप बन सकते हैं। अगर दिक्कतें आती है तो कमेंट में आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेस्ट करो, मैं डेफिनेटली आंसर दे दूंगा। ऑनलाइन क्लास ED पे पर डे क्लास चल रहा है, आप चाहें तो जो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिएगा, क्रोम होगा, ओपेरा होगा, कुछ भी होगा मोबाइल में, तो www.youtube.com/onlineclassed बिना स्पेस के आप टाइप कीजिएगा, आ जाएगा। या फिर अगर यूट्यूब पे जाते हैं तो ऑनलाइन क्लास ED आप लिखिएगा, देखिएगा वो आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, बुक बना हुआ है और उसमें ऑनलाइन क्लास ED लिखा हुआ है ब्लू कलर से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, वो आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 200 पे, पेज 200 पे, ठीक है।
पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या है पहला? डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को आप कैसे डिफाइन करोगे? मैंने बताया था वीडियो लेक्चर सीरीज में, फर्स्ट ही सीरीज में, कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मेरा मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ इन विच सेवरल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सुटेबल मैनर। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता है, मतलब वो वायर है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे बल्ब, फैन वगैरह कनेक्ट हैं। ठीक है, सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, तभी इलेक्ट्रिक सर्किट बन पाएगा। तो डेफिनेशन मैंने वहां करवाया है, वो तुम वहां से भी लिख सकते हो, या फिर मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द कंटिन्यूअस, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, continuous and closed path of metallic wire in which several electric components are connected in suitable manner। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो, इट इज द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, या फिर ये डेफिनेशन बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। इसके मदद से आप ये चीज आप समझ लो, अगर समझ लेते हो तो फिर लिखने में दिक्कतें नहीं आएंगी। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट का मतलब क्या हो गया कि आपको 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना है, जो मैंने बता दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। अब बताते हैं कि आपसे पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। ठीक है, तो देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, ये माइनस में रहता है, माइनस को मैं नेगलेक्ट करके चल रहा हूं, ऐसे होता है, नेगलेक्ट करके चल रहा हूं। तो हमें निकालना है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो ये कूलम को इधर ही छोड़ देते हैं, और ये वाला ना 1/1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये इसको मैंने नीचे भेज दिया, तो ये हो गया 1/1.6, और 10⁻−19 जाएगा ऊपर तो 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 1 कूलम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ 10 जाएगा। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं, तो 10/16, ये 5 और ये 8। ठीक है, तो 5/8 इंटू, हम एक काम करें, एक जीरो यहाँ पुट कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, और यहाँ से एक जीरो अगर ले लेंगे तो यहाँ 10⁻18 बचेगा। ठीक है, तो 8 से 6.25 बार में ये कट जाएगा, इक्वल टू 1 कूलम। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्यूशन पूरा मिलेगा आपको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कतें अगर आती हैं तो कमेंट में आप क्वेश्चन ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ वाला। पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 पे है, पहला क्वेश्चन है कि नेम सम सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको कुछ सोर्स का नाम बताना है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके।
तो मैं वर्बली आंसर बता दे रहा हूं, सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनेमो एटसेट्रा। सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनेमो एटसेट्रा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर। कोई भी आपको एक लिखना है, मैं 4 बताया, सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर। ऐसे डायनेमो और जनरेटर लगभग सेम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि हम कब बोलेंगे कि 1 वोल्ट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हुआ। तो 1 वोल्ट मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ 1 वोल्ट इज द, मैं डिफाइन कर देता हूं 1 वोल्ट। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हेन डू वी से 1 वोल्ट। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स when 1 joule of energy is taken to bring 1 coulomb charge from one point to another point। थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा होगा, बट इसके डेफिनेशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही है। 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में उतार लो, जो करना है वीडियो पॉज करके कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है वो है, अगला क्वेश्चन मैं इसको इरेज करके लिख रहा हूं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम of charge to make a potential difference of 1 volt। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा ईच कूलम, 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज में कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा ताकि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके? 1 वोल्ट। तो न्यूमेरिकल बनाने के स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करें तो सबसे पहले आप गिवन दैट लिखो, ढूंढो कहां पर है, वर्ड में दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको लिखो। तो गिवन दैट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि ईच कूलम लिखा है, मतलब कि Q इक्वल टू 1 कूलम दे दिया गया, और दूसरा 1 वोल्ट यानी V इक्वल टू 1 V। हमसे पूछा एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन होता है ना, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज, मतलब 1 इंटू 1 जूल होगा। कोई दिक्कत नहीं। V इक्वल टू W बाई Q होता है ना, तो W की जगह एनर्जी है, V इंटू Q हो जाएगा। ये क्लियर? ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही है आप हमसे कांटेक्ट करो, मैं समझाऊंगा, हर हाल में समझाऊंगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? हर हाल में समझना है। आप नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? नहीं समझ रहे हो इसका मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मार के ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते अपने पास इसे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाँ क्वेश्चन यहाँ पर इस पेज का खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 209 पे। अच्छा उससे पहले अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था ना, यहाँ 1 वोल्ट,
वहां पे 6 वोल्ट था। कितना वोल्ट था? 6 वोल्ट था। तो जो 6 वोल्ट था ना, तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 जूल एनर्जी होगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको जाना है पेज नंबर 209 पे। 209 पे जाने पे पेज नंबर 209 पहला क्वेश्चन क्या है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस डिपेंड? कौन सा फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन मैं वीडियो लेक्चर सीरीज में करवाया हूं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे थोड़ा सहेज करके, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तीसरा नेचर ऑफ द कंडक्टर, और चौथा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि एक थिक वायर लेते हैं और एक थिन वायर लेते हैं। ये हो गया, इरेज कर देते हैं इसे। क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। एक थिक वायर है और एक थिन वायर है। बताइए करंट किससे अच्छे से फ्लो करेगा, थिक वायर से कि थिन वायर से? थिक वायर से। करंट विल फ्लो इजिली थ्रू थिक वायर। ठीक है, थिक वायर से इजिली फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आप समझ लीजिए थिकनेस। जिसका थिकनेस ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन कम है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो आपको बताना है करंट विल फ्लो इजिली थ्रू थिक कंडक्टर एज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन area of cross section of the conductor. Since thicker conductor has lesser resistance due to higher area of cross section, so current will flow easily through the conductor. मतलब कि क्या कहना है कि थिकर वायर से क्या होगा, करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आंसर लिख दूँ, कुछ दिक्कतें आ रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है मैं लिख दे रहा हूँ, करंट विल फ्लो easily through thicker conductor as it has larger cross section of area and larger area of cross section has larger resistance, larger area of cross section has lesser resistance। ठीक है, कंपेयर टू
थिनर कंडक्टर, ठीक है। लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा मैंने यहाँ तो ठीक तो लिखा था, लार्जर रेजिस्टेंस और लेसर रेजिस्टेंस, सॉरी ठीक है, लेसर रेजिस्टेंस कंपेयर टू थिनर कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, तो मोटा वायर में अच्छे से करंट फ्लो करेगा कि पतला वायर में, तो मोटा वायर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, पेज नंबर 209 का। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स, अच्छा, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference of the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा गया है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक सर्किट है, कोई कंडक्टर है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाता है, लेकिन पोटेंशियल को आधा कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। पोटेंशियल को क्या किया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो करंट का क्या होगा, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, सो व्हेन पोटेंशियल गेट्स हाफ करंट विल आल्सो गेट हाफ, ठीक है। पोटेंशियल आधा होगा तो करंट भी हाफ होगा। हमसे पूछा गया था कि पोटेंशियल आधा कर देंगे तो करंट का क्या होगा, तो पोटेंशियल आधा करेंगे तो करंट भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। आपको डायरेक्टली लिखना है कि from Ohm's law potential difference is directly proportional to electric current, so when potential gets half electric current also gets half, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कोशिश करता हूँ, लिख देता हूँ। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? यानी दो चीजें की बात की गई है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हीटिंग एलिमेंट है, इनमें जो है वो अलॉय यूज होता है। अलॉय मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल से बनता है, या फिर कोई नॉन मेटल को भी मिला के बनता है, तो एलॉय यूज होता है। प्योर मेटल कॉपर वगैरह क्यों नहीं यूज होता है, तो मैं बता दूं जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉय के बने होते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है, इसी कारण। तो इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर are made up of alloy because alloy has larger resistance and gets heat easily. They do not melt and oxidize at higher temperature easily. Melt and oxidize easily at higher temperature. ठीक है, क्या क्या रीजन मैंने बताया कि अलॉय का इसलिए बना होता है क्योंकि इनका क्या होता है, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये हायर टेम्परेचर पे पिघलते नहीं हैं और जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। दो रीजन। ऑक्सीडाइज होने का मतलब जल जाना, जल्दी नहीं जलते हैं, मतलब जल्द करके ये देते हैं, जल जाने का मतलब ख़त्म हो जाना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, ठीक है, इसे कॉपी में। अगला क्वेश्चन हमारा है आपको टेबल देख करके और रेसिस्टिविटी बताना है, ठीक है, वो आप ये खुद से कर लेना, ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, इसमें कुछ है नहीं ऐसा क्वेश्चन।
अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ बता देना चाह रहा हूँ कि रेसिस्टिविटी कोई मटेरियल का कभी बदलता नहीं है। अगर मान लो कि कॉपर अगर हम लेते हैं, कॉपर के लेंथ को दोगुना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, लेकिन रेसिस्टिविटी नो चेंज। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है और आया हुआ है सीबीएसई में कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी व्हेन द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज डबल्ड। जब कॉपर वायर की लेंथ को डबल कर देंगे रेसिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, तो नो चेंज इन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कॉपर का फिक्स होता है, चाहे छोटा ले, बड़ा ले, मोटा ले, पतला ले, उससे कोई अंतर नहीं हुआ। हाँ, रेजिस्टेंस दोगुना हो जाता है, तो ये चीज का ख्याल रखना। अब पेज नंबर 213, ठीक है, मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो बाकी जो पार्ट बच गए हैं उनको मैं अगले क्लास में पूरा करवा दूंगा। पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन में करवाऊंगा, आप बने रहिए, ठीक है। कुछ दिक्कतें आती हैं, अभी जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आप मुझे कॉल करो या कमेंट करके क्वेश्चन पूछो, मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कुछ इंटेक्स क्वेश्चन बच गए हैं, आई थिंक वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड होंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 90+ ऐसे ही आएंगे। अगर सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हो, होता क्या है, दिस दैट बुक पढ़ लेते हैं, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन करते नहीं है, बीच से क्वेश्चन उठा के पढ़ते रहते हैं, पता नहीं बीच से आ जाएगा। अरे एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले क्लियर तो कर लो, फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। एनसीईआरटी 22 से ज्यादा राइटर मिलकर के लिखे हैं, क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया है, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया। अगर आप सारा क्वेश्चन कर लेते हो ना तो कुछ नहीं बचता है। आप करके तो देखो एक बार, फिर टेस्ट में अपीयर होना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देते रहूंगा। पर डे यहाँ पे क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास एडी पे। आप यूट्यूब पे लॉगिन करो, ऑनलाइन क्लास एडी पर जाओ और सर्च करो कहाँ पर है ये सारे चीज़ें, मटेरियल, सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।